गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रंजीत फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको याद है 11th क्लास का मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, और उसी को कंटिन्यू करते हुए इससे पिछले वीडियो में मैंने शुरू किया था टॉपिक द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड्स के बारे में जान रहे थे। और इस टॉपिक में मैंने आपको समझा दिया था कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हुआ कि उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका एकदम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे अगर होमोजीनियस मिक्सचर हम बनाते हैं चीनी और पानी का, जिसको हम शरबत कहते हैं आम भाषा में, तो उसके होमोजीनिटी का मतलब ये हुआ कि हम उसको कहीं से भी टेस्ट करें उसमें मिठास एक जैसी होनी चाहिए। अगर मिठास एक जैसी है इसका मतलब वह एक होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। और उसमें कहा था कि अगर दो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं तो टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं, चार कंपोनेंट है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझा था कंसंट्रेशन के बारे में कि अगर किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में एक्सप्रेस किया जाए तो हम उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। एक एग्जांपल एक पिछले वीडियो में दिखाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर एक बार देख लें, लेक्चर नंबर 12, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 आप देख लें। ये 13वां लेक्चर है, 13th लेक्चर है ये। और उसमें मैंने समझाया हुआ है कि कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है और कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं। कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के कुछ मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड की बात मैंने की थी और वो था परसेंटेज। परसेंटेज में भी तीन पॉसिबिलिटी थी, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये मैंने डिटेल में समझा दिया था कि एक प्रॉब्लम बनाकर भी आपको समझा दिया था कि उसका मीनिंग क्या होता है। दूसरा मेथड है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का मोल फ्रैक्शन। और इस मोल फ्रैक्शन में मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर मैं सीधे बोलता हूँ सॉल्यूशन, आप भी बोलते हो अगर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब समझा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन हम लोग आज समझ लेते हैं। तो कहा कि मोल फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या। जैसे सपोज कि ये दो कंपोनेंट्स हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उसमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो with respect to total number of moles of all the components present in the solution। जैसे डेफिनेशन में लिखा है मोल फ्रैक्शन इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ मोल्स छूट गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट्स एंड सम ऑफ number of moles of all the components present in the solution। ये डेफिनेशन हुआ। डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। मोल फ्रैक्शन इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये मोल फ्रैक्शन कहलाता है। सपोज कीजिए कि कोई बाइनरी सॉल्यूशन इसमें दो कंपोनेंट्स है, नाम से ही जाहिर है दोनों कंपोनेंट, इसमें से एक कंपोनेंट ए है दूसरा कंपोनेंट बी है। तो कहता है कि अगर Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए है और Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी है, तो ए का मोल फ्रैक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे XA से, मैंने लिख दिया है, इट इज डिनोटेड बाय X। तो XA का मतलब यहाँ भी लिखे हुए हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो XA जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A होगा बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स के सम से डिवाइड कर देना है। तो ये रेशियो हुआ। ठीक वैसे ही अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना चाहते हैं तो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दोनों के सम के बराबर। तो ये मोल फ्रैक्शन हुआ। इसमें एक बात है कि मोल फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या। इट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स
तो मोल से मोल कट जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। यह एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। और एक बात और समझ रहे हैं कि मोल जो है वो केवल मास पे डिपेंड करता है, गिवन मास बाई मोलर मास, तो मास पे डिपेंड करता है और मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अब बात रही कि हम इन दोनों को जोड़ देना चाहते हैं, XA और XB को जोड़ देना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने से देखिए 1 आ गया। इसका मतलब हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है, सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। अब यहीं देख लीजिए, अगर XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है तो XB इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XA। तो यहाँ एक सबसे बड़ी सुविधा ये है कि किसी एक का अगर हमको मोल फ्रैक्शन मालूम हो गया, हमने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया बाइनरी सोल्यूशन में, तो एक में से घटा देंगे, दूसरे का मालूम हो जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही अगर किसी सोल्यूशन में एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट्स हैं, तो भी तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। तो चाहे जितने भी कंपोनेंट्स हों सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, और ये है मोल फ्रैक्शन। इस पर हम एक प्रॉब्लम अगर बना लें तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इस पर एक प्रॉब्लम बना लें तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर तो है ही, ये सब कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। ये हम लोग इसको ज़रा देख लें कि कैसे हम इस पर न्यूमेरिकल बना सकते हैं। क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन of ethylene glycol is labeled as 62% weight by weight in water. Calculate mole fraction of each component। हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये सॉल्यूशन जो 62% वेट बाय वेट है, इसका मीनिंग क्या होता है। सॉल्यूशन जो दिया है वो है 62% वेट बाई वेट इन वाटर। तो इसका मतलब हुआ इफ 100 ग्राम solution is there, अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है, देन इथिलीन ग्लाइकॉल का अमाउंट हो जाएगा 62 ग्राम, एंड वाटर का अमाउंट हो जाएगा जो बाकी बच गया 38 ग्राम। यही इसका मीनिंग हुआ, 62% होने का मतलब हुआ। अब यहाँ 2 कंपोनेंट्स हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल, तो मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब होता है CH2OH, ये है इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH, जिसका मोलर मास 62 ग्राम आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल का नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं ना, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 62 बाय मोलर मास 62 1 हुआ। वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स दूसरा कंपोनेंट H2O, तो उसका गिवन मास 38 बाई मोलर मास 18। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ
इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही तो निकालेंगे। और इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो इथिलीन ग्लाइकॉल होगी, इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकल गया। और ठीक वैसे ही अगर हम चाहें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर निकालें तो हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि मैंने बताया दोनों का सम 1 होगा, उसी का यूज करके हम एक में से घटा देंगे तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमको मालूम हो जाएगा। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कभी कभी, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है अब ये सब बहुत यूज नहीं होता है, लेकिन तब भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और इसको हमको आना भी चाहिए। तीसरा मेथड है मोलरिटी। हम लोग ज़रा मोलरिटी को समझ लें। तीसरा मेथड है मोलरिटी। मोलरिटी बहुत नाम सुना होगा मोलरिटी का आप लोगों ने, तो मोलरिटी को आज हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि मोलरिटी है क्या। मोलरिटी के बारे में कहा जाता है इट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल, जितने मोल होते हैं सॉल्यूट के, वो कहलाता है मोलरिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। और मोलरिटी बराबर हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में होगा। तो इसको हम लोग मोलरिटी कहते हैं। तो अगर हम आपको यूनिट की बात कह दें, यूनिट, तो मोल पर लीटर हो जाएगा, मोल लीटर इन्वर्स, जिसको पढ़ा जाता है मोलर और लिखा जाता है कैपिटल M। कैपिटल M लिखा गया, इसका मतलब उसको मोलर पढ़ेंगे। अगर इफ वॉल्यूम इज गिवन, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में, अगर मिलीलीटर में दिया है, तब अगर हम मोलरिटी लिखते हैं, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 हो जाएगा, क्योंकि लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ऐसा करेंगे तो मोलरिटी हो जाएगा। एक बात आप सब लोग समझते हैं, बट नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास बाई मोलर मास। सब लोग जानते हैं, ये पहले ही से पढ़ाया है मैंने, गिवन मास बाई मोलर मास। यहाँ पर एक एब्रीविएशन है, स्टार देकर मैं लिख देता हूँ। एब्रीविएशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कन्वेंशन भी है एब्रीविएशन। 1 अगर लिखा जाए तो सॉल्वेंट समझा जाएगा, और अगर 2 लिखा जाए तो सॉल्यूट समझा जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर हमने W1 लिखा, इसका मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ
सॉल्वेंट, 1 का मतलब सॉल्वेंट, और M1 लिखा, इसका मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। W2 लिखा, इसका मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और अगर M2 लिख दिया तो इसका मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो केवल आपको एब्रीविएशन समझना है कि एब्रीविएशन जो हम लिखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, ये आप समझ लीजिए कि 1 लिखते हैं सॉल्वेंट के लिए और 2 लिखा जाता है सॉल्यूट के लिए। तो अगर हम एब्रीविएशन का इस्तेमाल करके मोलरिटी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो हो जाएगा नाउ मोलरिटी हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला। मोलरिटी में कहता है कि देख लीजिए, मोलरिटी डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। वॉल्यूम है ना नीचे, ये वॉल्यूम नीचे है तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घटता है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ, और टेम्परेचर डिपेंडेंट होने के कारण ये टेम्परेचर बदलने से बदल जाएगा, मतलब प्लेस टू प्लेस भी बदलेगा। यहाँ कुछ और है, लंदन में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, फ्रांस में कुछ और है, तो एक ही सॉल्यूशन की मोलरिटी अलग अलग आएगी। इसलिए इसकी विश्वसनीयता बहुत नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। मोलरिटी एक बहुत रिलायबल टेक्निक में हम लोग नहीं रखते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। तो ये बात मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि मोलरिटी डिपेंड्स upon volume and volume is temperature dependent। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो मोलरिटी इज आल्सो hence it is not very reliable। ये बहुत ही रिलायबल नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये प्लेस टू प्लेस बदलेगा, क्योंकि प्लेस टू प्लेस टेम्परेचर बदल जाता है, इसलिए इस पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी इसकी नहीं है। मोलरिटी बहुत ज़्यादा रिलायबल टेक्निक नहीं है। अगर कहीं लिखा हो मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इनटू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका यह मतलब होता है। वैसे ही अगर कहीं सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होता है कि 1/2 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इनटू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वैसे ही अगर कहीं डेसी मोलर सॉल्यूशन लिखा हो, तो उसका क्या मतलब होता है ये भी समझ लीजिए। इसका मतलब होता है 1/10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इनटू सॉल्यूशन। तो अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर कहीं सीधा एक शब्द में लिखा हुआ है कि यू आर गिवन मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, तो उसका मतलब क्या समझेंगे, यू आर गिवन देसी मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो उसका मतलब क्या समझेंगे, ये समझना है और उसके बेसिस पर कैलकुलेशन करना है हमको। अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है, इसको और एग्जाम्पलीफाई करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स से हम कुछ उदाहरण लेकर इसको समझना चाहते हैं।
तो हम एग्जाम्पल से इसको देखना चाहते हैं, ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा अगर इसको एग्जाम्पल से एक दो क्वेश्चन इस पर बना कर देख लें। तो कि मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। इन ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन इट्स 250 ml सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। हमको मोलरिटी बड़ा सिंपल सा सवाल है, फार्मूला बेस्ड है। तो इसमें पहले देख लेना है गिवन डाटा क्या है। तो W2 जो गिवन मास है वो 4 ग्राम दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 ग्राम होता है और वॉल्यूम 250 ml दिया। तो मोलरिटी निकालना, मोलरिटी सिंपल फार्मूला है, उस पर बेस डाल दिया सारा वैल्यू और 0.4 मोलर इसका हमको आंसर मिल गया। इसी को थोड़ा सा दूसरे टाइप से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन है, असल में ये सब लैब में काम आने वाला कंसेप्ट है। लैब में अब जाते हैं और कुछ सोल्यूशन आपको बनाना होता है, कोई पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या क्या प्रोसेस करने होंगे, क्या कैलकुलेशन करने होंगे, कितना अमाउंट हमको लेना पड़ेगा, ये हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग एक सवाल है यहाँ, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन इट्स 250 ml ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन। सपोज कीजिए कि आपको कहा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का पाउडर हमारे पास है और आपको कहा जाता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर है, कहा जाता है कि आप 250 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन बनाएं जिसकी मोलरिटी 2 मोलर हो। तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए ना कि कितना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके हम 250 ml सोल्यूशन बनाएं। तो उसके लिए उसी के रिगार्डिंग मैंने ये सवाल लिखा कि हम अगर मास निकालने आ जाता है तो मास भी आसानी से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ 250 ml बनाना, मोलरिटी उसकी 2 मोलर होनी चाहिए। मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का मालूम है 98 ग्राम। तो कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लें हम? तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकालने के लिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया और ये 49 ग्राम आया है। तो प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ कि जब आप लैब में जाओगे तो आपके पास एक ऐसा फ्लास्क होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क इसका नाम है, सॉरी मेजरिंग फ्लास्क इसका नाम है, मेजरिंग फ्लास्क। ये मेजरिंग फ्लास्क होता है और इस मेजरिंग फ्लास्क में यहाँ निशान बना होता है और उस निशान तक इस पर लिखा अगर है 250 ml तो वहाँ पर भर देने तक मतलब हुआ कि 250 ml इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें अगर हम भर दें तो करना क्या होगा कि 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड वजन कर लेंगे वेइंग मशीन से, इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, थोड़ा सा पानी मिला के उसको डिजॉल्व करा लेंगे और फिर उसको यहाँ तक वॉल्यूम पूरा कर देंगे, वो 250 ml हो जाएगा। तो ये सब लेबोरेटरी में काम करने के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होता है। ये सारे के सारे कंसेप्ट हम सोल्यूशन बना सकते हैं, डिजायर्ड मोलरिटी का, डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना सकते हैं और उसके लिए हमको उसका कंसेप्ट होना चाहिए। फिर वैसे ही कहता है यहाँ कि कितना पानी लें, कितना वॉल्यूम हम मेंटेन करें ताकि डिजायर्ड सोल्यूशन मिले। उसी पर एक सवाल है, इन व्हाट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन शुड 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड टू गेट 1 मोलर ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी मालूम है, गिवन मास मालूम है, मोलर मास मालूम है, वॉल्यूम कितना होना चाहिए वो निकालना है। तो उसके डाटा पर मैंने वॉल्यूम निकाल दिया। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है, मैं कुछ पॉसिबिलिटीज आपको दिखाता हूँ। सारा क्वेश्चन तो नहीं बनाया जा सकता, बस बेसिक कंसेप्ट आपको डेवलप करना चाहते हैं आपके अंदर। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए कुछ कुछ सवाल सारे पॉसिबिलिटीज से हम ले सकते हैं। जैसे एक सवाल है यहाँ, ए सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 2 मोलर एंड 100 ml। कोई सोल्यूशन दिया हुआ है जो 100 ml वॉल्यूम है और उसकी मोलरिटी 2 मोलर है। अब कहता है कि उसमें 50 मिलीलीटर पानी मिला दिया गया, केवल प्लेन वाटर इसमें मिला दिया गया और तब फाइनल वॉल्यूम निश्चित रूप से 100 और 50 मिल के 150 ml हो जाएगा। कैलकुलेट द फाइनल मोलरिटी। अब उसकी मोलरिटी तो बदल गई होगी क्योंकि मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम बदल गया तो मोलरिटी निश्चित रूप से बदल गई होगी। अब वो बदल के कितनी हो गई, इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर आप मोलरिटी को अच्छे से समझते हैं तो बहुत आसान काम हो गया। अब वो आसान काम कैसे हो गया, मोलरिटी को समझते हैं तो फिर मैं इसमें आपको ट्रिक भी समझाऊंगा कि ये ट्रिक पर भी बन सकता है बड़ा आसानी से। लेकिन पहले हम आपको लॉन्ग प्रोसेस बताते हैं जिससे कि पता चले कि आप समझते हैं मोलरिटी को। तो हमको करना क्या है इसमें कि फाइनल वॉल्यूम हो गया, फाइनल वॉल्यूम 100 + 50, 150 ml, 150 ml वॉल्यूम हो गया। और तो फाइनल मोलरिटी अगर हम निकालें, फाइनल मोलरिटी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन मास तो W2 × 1000, तो कोई बात नहीं, ये पता है। मोलर मास भी हमको सल्फ्यूरिक एसिड का पता है
और वॉल्यूम हमको पता है 150 ml। तो अगर इसमें हमको ये W2 पता चल जाए तो W2 डालेंगे और फाइनल मोलैरिटी पता चल जाएगी। और W2 निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया जस्ट इससे पहले जो मिटाया हूँ उसमें लिखा था मैंने W2 कैसे निकालते हैं। तो अब कैलकुलेशन ऑफ W2, कैलकुलेशन ऑफ गिवन मास W2 फ्रॉम गिवन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन हमारे पास है उसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए उसमें मोलरिटी दिया है, 2 मोलर सोल्यूशन है, W2 पता नहीं है लेकिन ये 1000 पता है, मोलर मास पता है और वॉल्यूम भी पता है 100 ml। तो इसका तो सब कुछ हमको पता है, इसमें से हम W निकाल लेंगे। तो इससे इसको 10 बार काट दीजिए, तो 10 बार काटिएगा तो W2 हो जाएगा 198 इंटू 2/10, 6 176 नहीं 8 दूना 16 18 19 196/10 तो 19.6 ग्राम। अब इस 19.6 को यहाँ डालेंगे। नाउ फाइनल मोलैरिटी, अगर हम इसका फाइनल मोलैरिटी निकालना चाहें तो हो जाएगा W2 मतलब 19.6 इंटू 1000 बाई 98 इंटू 150। अब इसको सॉल्व करके उतना मोलर आंसर आ जाएगा। अब इसको बनाने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, एक शॉर्टकट मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड जिसको हम लोग ट्रिक से बनाते हैं, कहते हैं कि वो ट्रिक है। कहता है कि M1V1 बराबर M2V2, जिसमें M1 हो गया मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, जो पहला सॉल्यूशन है जो गिवन सॉल्यूशन उसकी मोलैरिटी, V1 हो गया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, M2 हो गया मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, और V2 हो गया वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ जो बनाना है हमको रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। M1 हो गया 2, V1 हो गया 100, M2 हो गया मालूम नहीं है और V2 हो गया 150, और इसे M2 आसानी से निकाल सकेंगे हम, और M2 200/150 हो जाएगा और बड़ा आसान तरीका हो जाएगा इसको निकालने का। तो ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करें जब हम मोलैरिटी को अच्छे से समझ रहे हों, और मोलैरिटी को समझने के लिए मैंने आपको ये बताया है फार्मूला कि कैसे हम मोलैरिटी को समझते हैं। इसका अपना एक यूज़ है, इसका बहुत बड़ा यूज़ है कि लेबोरेटरी में जब आप काम करने जाते हैं तो कोई गिवन सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मोलैरिटी कुछ है, वॉल्यूम कुछ है, उसमें से कितना वॉल्यूम निकाल के हम उसको डाइल्यूट करेंगे ताकि हमको डिज़ायर्ड मोलैरिटी का कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। सपोज कीजिए कि हमारे लैब में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 मोलर और हमको चाहिए 0.5 मोलर, तो हम कैसे बनाएंगे? तो वही बात होगी, M1V1 बराबर M2V2 का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और 0.5 हो गया उसका टारगेट का सॉल्यूशन जो हुआ उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी, और जो गिवन सॉल्यूशन उसका 2 मोलर है, वॉल्यूम कितना निकालेंगे ये मालूम कर लेंगे, V1 मालूम कर लेंगे, V2 हमको 250 ml बनाना है, M2 मालूम है हमको, तो इसमें V1 मालूम हो जाएगा। तो आसानी से हम किसी गिवन सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जो टारगेट सॉल्यूशन है, वो हम पा सकते हैं। और इसी से रिलेटेड मोलैरिटी से रिलेटेड कुछ और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और उस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन अभी देख भी लेंगे। मोलैरिटी में एक पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं किसी खास कंपाउंड के। जैसे यहाँ में एक सवाल लिखा है कि हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं H2SO4 के, तो दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम अलग है, उनकी मोलैरिटी अलग है। अब हम दोनों सॉल्यूशन को मिला देते हैं, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम बदल जाएगा, तो वॉल्यूम बदल जाएगा तो फिर मोलैरिटी क्या होगी?
जैसे हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसका कुछ वॉल्यूम है, उसकी कुछ मोलरिटी है, दूसरा सॉल्यूशन लिया, उसका कुछ वॉल्यूम है, उसकी कुछ मोलरिटी है। हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, मिक्स करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम मिल जाएगा, दोनों का वॉल्यूम मिल जाएगा तो रिजल्टेंट वॉल्यूम कुछ होगा, और उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने इस संभावना से रिलेटेड इस तरह के एक सवाल मैंने लिखा है। मैंने पहले भी बताया आपको कि सारे के सारे सवाल यहाँ डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं, केवल मैं हर एक पॉसिबिलिटीज से रिलेटेड एक सवाल आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। आपको अगर कोई और भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं मौका मिलते ही उसका जवाब जरूर दूंगा। तो हमको यहाँ एक पॉसिबिलिटी की बात करनी है जिसमें हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सेम कंपाउंड के दो सॉल्यूशन हैं जिनकी मोलरिटी अलग है, जिनका वॉल्यूम अलग है। हम दोनों को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा उसकी मोलरिटी निश्चित रूप से अलग होगी, दोनों से अलग होगी, और वो मोलरिटी क्या होगी उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि 2 सॉल्यूशंस ऑफ H2SO4 आर गिवन। दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। सॉल्यूशन 1 इज 100 ml एंड 2 मोलर। सॉल्यूशन 1 की मोलरिटी 2 मोलर है और उसका वॉल्यूम 100 ml है। सॉल्यूशन 2 इज 200 ml एंड 1 मोलर। दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 मोलर है और उसका वॉल्यूम 200 ml है। बोथ द सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर so that the final volume becomes 300 ml। दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया गया जिससे कि फाइनल वॉल्यूम हो गया है 300 मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिला हमको उसकी मोलरिटी क्या होगी, हम ये मालूम करना चाहते हैं उसकी मोलरिटी कितनी होगी। तो उसकी मोलरिटी निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, सो देखिए। टू कैलकुलेट molarity of final solution, molarity of the final solution वो बराबर होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास। आप जानते हैं H2SO4 का 98 और वॉल्यूम हो जाएगा 300 ml। इक्वेशन 1। देखिए इसमें सब कुछ हमको पता है, केवल पता नहीं है तो W मतलब गिवन मास। तो ये W कहाँ से आएगा, तो गिवन मास जो होगा, गिवन मास फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन, गिवन मास फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए गिवन मास इन सॉल्यूशन 1, गिवन मास इन सॉल्यूशन 1 प्लस गिवन मास इन सॉल्यूशन 2, यही तो होगा गिवन मास इन सॉल्यूशन 2, यही तो होगा। दोनों में जितना गिवन मास होगा हम दोनों को जोड़ देंगे तो वह रिजल्टेंट सॉल्यूशन के गिवन मास के बराबर हो जाएगा। अब हमको हमारा टास्क क्या है कि हम दोनों ही सॉल्यूशन में गिवन मास निकाल लें। तो गिवन मास इन सॉल्यूशन 1 निकाल लेते हैं, गिवन मास इन सॉल्यूशन 1। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मोलरिटी दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू गिवन मास पता नहीं है इंटू 1000 बाय मोलर मास पता है 98 इंटू वॉल्यूम पता है 100 मिलीलीटर। इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा W गिवन मास इज इक्वल टू 98 इंटू 2 बाई 10। तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, 196 बाई 10। तो इसका मतलब 19.6 ग्राम। तो सॉल्यूशन 1 में H2SO4 कितना है, 19.6 ग्राम। ठीक इसी को रिपीट करके, इसी प्रोसेस को रिपीट करके हमको सॉल्यूशन 2 में गिवन मास निकाल लेना है। गिवन मास इन सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 में गिवन मास कैसे निकालेंगे, फिर वही मोलरिटी दिया हुआ है इज इक्वल टू गिवन मास इंटू 1000 बाई
बाई मोलर मास तो 98 पता है इंटू 200, ये 200 ml है, ठीक है। तो इससे अगर हम W निकालते हैं तो ये हो जाएगा 98/5। तो इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 4 9 5 45, 5 3 19.6, इसमें भी उतना ही आ गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना आ गया। तो टोटल गिवन अमाउंट, टोटल गिवन मास फॉर द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए टोटल गिवन मास कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे। 19.6 प्लस 19.6 तो हो जाएगा 39.2 ग्राम, 39.2 ग्राम, ये टोटल मास हो गया। अब इक्वेशन 1 में, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर हम इस वैल्यू को डाल दें तो मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा गिवन मास 39.2 इंटू 1000 बाई मोलर मास 98 इंटू 300, यही इसका आंसर आएगा। ये तो हमने मोलरिटी को जितना करीब से समझा है उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया। मोलरिटी को आप जितने बढ़िया से, जितनी बारीकी से पढ़े हैं, जितनी बारीकी से आप समझ रहे हैं, आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को उतने आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है तब भी आप उसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और कैलकुलेशन तो फास्ट हो जाता है, कैलकुलेशन करते करते अपने आप फास्ट हो जाता है। जैसे अभी देखिए कि पिछले सवाल में भी मैंने ये ऐसा सॉल्व किया था 19.6, जो 2-3 बार सॉल्व करेंगे तो वो याद हो जाएगा, कैलकुलेशन भी याद हो जाता है। तो खैर, लेकिन हमारे पास ट्रिक भी है ऐसे सवाल को बनाने के लिए। फॉर this type of questions we can use shortcut method। हम लोग शॉर्टकट मेथड भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट मेथड तो ठीक है, वो जानना चाहिए। आप अगर मोलैरिटी को समझना चाहते हैं तो शॉर्टकट मेथड को अवॉइड करिए, शॉर्टकट मेथड को अवॉइड करिए। मैं यहाँ ये समझा देता हूँ शॉर्टकट मेथड है क्या, कि M1V1 प्लस M2V2 बराबर M3V1 प्लस V2, यही फॉर्मूला है जिसका हम इस्तेमाल करके और ऐसे सवालों को हम बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, जिसमें वेयर ये M1 जो हुआ वो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1, मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, V1 ये है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। M2 जो है वो है मोलैरिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। V2 वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। M3 ये हो गया मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। और इस डाटा में अगर हम फिट कर देते हैं, इस फॉर्मूला में सारी डाटा को फिट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। और देखिए इन द क्वेश्चन M1 कितना है, 2 मोलर,
V1 है 100 ml, M2 दिया हुआ है 1 मोलर और V2 भी दिया है 200 ml। तो M3 निकालना है, जो फाइनल सोल्यूशन है उसकी मोलरिटी निकालनी है। तो यूजिंग फॉर्मूला M1V1 2 × 100 प्लस M2V2 1 × 200 इज इक्वल टू M3 × 100 प्लस 200, यही तो करना है। तो देयरफॉर M3 जो होगा वो 200 और 200 400, 400/300, 4/3 मोलर, यही आंसर आएगा 4/3 मोलर। और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड से भी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड तो अच्छी चीज़ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत समय बचाता है ये, और बड़े आसानी से आप बना भी सकते हैं, और बड़ा ही एग्जामिन किया हुआ है, इसमें ये कहीं फेल नहीं होता है, बड़ा एग्जामिन किया हुआ, टेस्ट किया हुआ ये मेथड है, बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मोलरिटी को समझना चाहते हैं खूब गहराई से, तो आपको शॉर्टकट मेथड के बजाय उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। शुरू में शुरुआती दौर में उसको समझने के लिए हम लोग लंबे रास्ते से जाएं, बाद में चल के शॉर्टकट का इस्तेमाल हम करने लगें, बेहतर ये होता है। और बाकी तो आप खुद समझदार हैं। और इस तरह से हम मोलरिटी को अलग अलग तरीके से समझते हैं, मोलरिटी को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, और जो भी पॉसिबिलिटीज आएंगी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। भले ही हमको हमारे पास उसका ट्रिक हो या ना हो, लेकिन अगर हम उस टॉपिक को गहराई से समझते हैं तो हम उस पर आधारित जो भी सवाल होंगे हम उसको आसानी से बना सकेंगे। और ये है मोलरिटी की कहानी। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ, ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। और अभी फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक देना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर कुछ नए मेथड्स के साथ, कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के नए मेथड के साथ आपके सामने आऊँगा। वो जैसे मोलैलिटी है, नॉर्मलिटी है, फॉर्मेलिटी है, पार्ट्स पर मिलियन है, वगैरह वगैरह के साथ, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपने देखा कि इस एक लेक्चर में मैंने केवल मोलैलिटी आपको समझाया है, और मोलैलिटी पर आधारित अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसके बारे में बात की, और आपके सामने वो प्रॉब्लम्स भी बना कर दिखाया डिफरेंट टाइप्स के, जिससे कि आपको बहुत सारा वे मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। हमने दोनों मेथड अप्लाई किया, एक उस पर बेस्ड है, मोलैलिटी के कंसेप्ट पर बेस्ड है, और दूसरा है जो ट्रिक पर बेस्ड है। दोनों ही मैंने बताया है आपको जो अच्छा लगता है उस मेथड से बनाएं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो कंसेप्ट पर बनाइए, और अगर आपको एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी तैयारी करनी है, उसमें बैठना है, तो भी कंसेप्ट से भी बनाइए, लेकिन ट्रिक का इस्तेमाल ज़्यादा सूटेबल होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ वक्त की कमी होती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो खैर, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद।